आज के लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे कि एक फंक्शन को हम किसी नेबरहुड में बाउंडेड कब कहते हैं, और ये रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे कि अगर फंक्शन f(x) की लिमिट l और g(x) की लिमिट m हो तो उनके प्रोडक्ट वाले फंक्शन की लिमिट l इंटू m होगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले याद करने लगे हैं कि किसी पॉइंट का नेबरहुड किसको कहते हैं। अगर हमारे पास c कोई रियल नंबर हो और हमें c के नेबरहुड की बात करनी हो, नेबरहुड का मतलब है c के करीब के पॉइंट, और बात कर रहे हैं रियल लाइन के ऊपर। रियल लाइन के ऊपर अगर ये नंबर c है तो c के करीब पॉइंट्स कहाँ होंगे, c के हमसाए में कौन से पॉइंट्स होंगे जो थोड़ा सा इसकी राइट साइड पे होंगे और थोड़ा सा इसकी लेफ़्ट साइड पर होंगे। जब हम हमसाए की बात करते हैं तो हर एक के नज़दीक हमसाया डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के नज़दीक जो है हमसाया 10 घरों तक होता है, कुछ लोगों के नज़दीक हमसाया 20 घरों तक होता है। जब हम सी के हमसाए की बात करेंगे तो हम साथ में बता देंगे कि हम कितने हमसाए की बात कर रहे हैं, कितने घरों तक हमसाए की बात कर रहे हैं। हम सी के नेबरहुड की बात करेंगे, साथ में बताएंगे डेल्टा पॉजिटिव के लिए कि जी हम सी से डेल्टा पॉजिटिव डिस्टेंस तक के हमसाए की बात कर रहे हैं, नेबरहुड की बात कर रहे हैं। अगर सी मेरे पास कोई सा रियल नंबर है और डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है और हमने सी का नेबरहुड डेल्टा डिस्टेंस तक ढूंढना है तो हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि हम उसको डिनोट करते हैं वी डेल्टा सी से, और इसमें पॉइंट्स होते हैं सी माइनस डेल्टा से लेकर सी प्लस डेल्टा तक के। सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा तक का जो ओपन इंटरवल है हम इसको कहते हैं ये पॉइंट सी का नेबरहुड है डेल्टा डिस्टेंस का, या डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी है। इसमें वो सारे रियल नंबर्स होते हैं x जो x ग्रेटर देन सी माइनस डेल्टा और लेस देन सी प्लस डेल्टा हों। तो ये तो हमने रिवाइज कर ली है रियल नंबर के किसी पॉइंट c के डेल्टा नेबरहुड का क्या मतलब होता है। और हम इस वक्त डिफ़ाइन करने लगे हैं कि फंक्शन बाउंडेड इन अ नेबरहुड ऑफ c क्या होगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास a कोई r का सबसेट है, हमारे पास f जो है वो a से r के ऊपर कोई फंक्शन है, c हमने कोई सा रियल नंबर लिया है, और ये जो रियल नंबर c हमने लिया है ये सेट a का लिमिट पॉइंट है। सेट a के लिमिट पॉइंट c के ऊपर हम कहेंगे एक फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। उस अगर क्या हो, अगर ऐसा हो कि हमारे पास एग्जिस्ट करे एक पॉजिटिव डेल्टा और एक पॉजिटिव रियल नंबर m, इस खूबी के साथ कि जब भी हम f(x) का मॉडुलस लें वो हमेशा m से लेसर इक्वल आए उन सारे x के लिए जो a में हैं और v डेल्टा c में हैं। a के सारे पॉइंट्स के लिए हम फंक्शन को बाउंडेड नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फंक्शन जो है वो एक पॉइंट c के नेबरहुड में बाउंडेड होगा अगर c लिमिट पॉइंट हो उसकी डोमेन का, और हमें एक पॉजिटिव डेल्टा और एक पॉजिटिव m मिल जाएं कि जब हम c का नेबरहुड v डेल्टा c बनाएं और जब भी हम x a के पॉइंट्स लें जो इस c के नेबरहुड में हों तो f(x) का मॉडुलस हमेशा m से लेसर इक्वल आए। जब हमने कहना हो कि कोई फंक्शन उसके लिमिट पॉइंट c के नेबरहुड में बाउंडेड है तो हमें बेसिकली ढूंढने होंगे दो पॉजिटिव नंबर, एक डेल्टा और एक m। डेल्टा ऐसा पॉजिटिव नंबर कि जब हम c का डेल्टा नेबरहुड बनाएं, v डेल्टा c बनाएं और हम उसकी डोमेन में से पॉइंट्स x लें वो वाले जो c के नेबरहुड में हो, v डेल्टा c में हो, तो उन सारे पॉइंट्स के ऊपर f(x) का मॉडुलस नंबर m से लेसर इक्वल आए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन f जो है वो c के नेबरहुड में बाउंडेड है। फंक्शन पूरी डोमेन पे उस वक्त बाउंडेड होता है जब f(x) का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m हो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। हम यहाँ पे पूरी डोमेन a के ऊपर फंक्शन को बाउंडेड नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फंक्शन बाउंडेड है c के नेबरहुड में, जहाँ पे c क्या है, c डोमेन का कोई लिमिट पॉइंट है। कब फंक्शन c के नेबरहुड में बाउंडेड है, उस वक्त फंक्शन c के नेबरहुड में बाउंडेड है अगर आप c का एक नेबरहुड v डेल्टा c बना सकें कि जब भी आप पॉइंट्स x a में से लें
और v डेल्टा c में से लें, यानी c के नेबरहुड में जो a के पॉइंट्स हैं उनको लें और फंक्शन का मॉडुलस हमेशा एक नंबर m से लेसर इक्वल आ जाए उन x के लिए जो x कहाँ पर हैं, जो c के नेबरहुड में और फंक्शन की डोमेन में हैं। तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो c के नेबरहुड में बाउंडेड है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन r से r पर डिफाइन किया गया है। फंक्शन का फार्मूला है f(x) = x²। क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है बाउंडेड? अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये पैराबोला है और y = x² का ये हमारे पास ग्राफ है, और आप देख सकते हैं इसके जो आंसर्स हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे x इंक्रीज़ करते चले जाएं या x को डिक्रीज़ करते चले जाएं, इसके आंसर्स हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन नहीं है। क्या ये किसी c के नेबरहुड में बाउंडेड है? पूरी डोमेन पे तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। क्या किसी पॉइंट c की नेबरहुड में बाउंडेड है? अगर मैं कोई सा भी c रियल नंबर लूँ तो वो इस डोमेन का लिमिट पॉइंट है। किसी भी c के नेबरहुड में बाउंडेड होने के लिए हमने सबसे पहले देखना ये है कि क्या वो c लिमिट पॉइंट है। यहाँ पे जब भी मैं कोई c रियल नंबर लूँ तो वो इस R सेट का लिमिट पॉइंट है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये नंबर c लिया, अब मैं c की नेबरहुड लूँ, c से थोड़ा सा पॉइंट इधर और c से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे, और यहाँ पे इस फंक्शन के आंसर्स चेक करूँ। इस फंक्शन के जो आंसर्स हैं वो यकीनन बाउंडेड हैं। मैक्सिमम आंसर ये वाला नंबर आ रहा है। जब भी मैं कोई पॉइंट c लूँ R में से, वो यकीनन इसका लिमिट पॉइंट होगा, और जब भी मैं इसका कोई सा भी नेबरहुड यहाँ पे बनाऊँ c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान, फंक्शन के आंसर का जो मॉडुलस है वो हमेशा किसी रियल नंबर से लेसर इक्वल ही होगा। वो रियल नंबर हो सकता है c माइनस डेल्टा के ऊपर जो आंसर आए वो सबसे मैक्सिमम हो सकता है c प्लस डेल्टा पे जो आंसर आए वो सबसे मैक्सिमम हो, और फंक्शन के मॉडुलस के सारे आंसर्स या तो c प्लस डेल्टा वाले आंसर से लेसर इक्वल होंगे या c माइनस डेल्टा के आंसर से लेसर इक्वल होंगे। यहाँ पे इस वक्त जो मैंने स्पेशली c लिया है उसमें आप देख सकते हैं c प्लस डेल्टा के ऊपर जो फंक्शन का आंसर निकालेंगे वो सबसे बड़ा आंसर आएगा, उसका मॉडुलस जो है c प्लस डेल्टा के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सर्च करें मैं c यहाँ ले लेता हूँ और c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा तक पॉइंट्स लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसका आंसर जो है c माइनस डेल्टा के ऊपर सबसे बड़ा आंसर आएगा। बहरहाल फिगर की मदद से, ग्राफ की मदद से हम आसानी से गेस कर सकते हैं कि c के नेबरहुड में ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड है। c के नेबरहुड में जब भी हम f(x) का मॉडुलस हल करते हैं तो वो किसी एक रियल नंबर से लेसर इक्वल होता है। वो रियल नंबर फंक्शन की वैल्यू या तो c माइनस डेल्टा पे होती है या वो रियल नंबर फंक्शन की वैल्यू c प्लस डेल्टा पे होती है। तो अगर ऑफिशियली मुझे फंक्शन को c के नेबरहुड में बाउंडेड करना है तो मुझे ढूंढना है एक पॉजिटिव डेल्टा, कि जब मैं c का डेल्टा नेबरहुड बनाऊं तो v डेल्टा c और a में से पॉइंट्स लेने पे फंक्शन के मॉडुलस का आंसर हमेशा m से लेसर इक्वल आए। उसके लिए मैं यहाँ पे उस डेल्टा को 1 चूज़ कर रहा हूँ। c मैंने डोमेन में से लिया, c माइनस 1 से लेकर c प्लस 1 तक के पॉइंट्स लिए डोमेन में से, और उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम की। c पर मालूम करेंगे c² आएगा, c माइनस 1 पे c माइनस 1 का स्क्वायर आएगा फंक्शन के फार्मूले के मुताबिक, c प्लस 1 पे c प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, और इनमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है पहले ही हम गेस कर चुके, या c माइनस 1 का स्क्वायर होगी या c प्लस 1 का स्क्वायर होगी। तो हमारे पास जो है एक पॉजिटिव 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर हम m को c माइनस 1 के स्क्वायर और c प्लस 1 के स्क्वायर में से मैक्सिमम वाले नंबर को ले लेते हैं तो फिर हमारे पास जो f(x) का मॉडुलस है वो हमेशा इस m से लेसर इक्वल है। उन तमाम x के लिए जो डोमेन में से हैं, यहाँ पे डोमेन हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और c के नेबरहुड में से हैं, और हमने c का नेबरहुड c माइनस 1 से लेके c प्लस 1 तक का ओपन इंटरवल लिया है। जब भी हम x डोमेन में से लें और
सी के इस नेबरहुड में से लें तो उन एक्स के ऊपर एफ एक्स का मॉडुलस हमेशा लेसर इक्वल है एक नंबर m से, और वो नंबर m मैक्सिमम नंबर है c-1 के स्क्वायर और c+1 के स्क्वायर में से। यही हमने प्रूफ करना था। हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हर c के नेबरहुड में बाउंडेड है। गो के ये फंक्शन पूरी डोमेन के ऊपर बाउंडेड फंक्शन नहीं है। इसके हर रियल नंबर के ऊपर मॉडुलस का जो आंसर है वो लेसर इक्वल टू सम m नहीं है, क्योंकि इसके आंसर जो है वो इन्फिनिटी के करीब जा रहे हैं जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाएं या कम करते चले जाएं। लेकिन कोई सा भी नंबर c ले लें इस r में से, जो कि c r का लिमिट पॉइंट है, तो ये हर c के नेबरहुड में बाउंडेड है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि फंक्शन जो है वो पूरी डोमेन पे बाउंडेड नहीं होते, उसके लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में बाउंडेड होते हैं, और इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या हर लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में बाउंडेड होते हैं? ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारी एग्जांपल्स आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे फंक्शन की डोमेन का हमने कोई लिमिट पॉइंट लिया है और उसका कोई भी नेबरहुड आपको ऐसा नहीं मिल रहा जिस नेबरहुड में वो फंक्शन बाउंडेड हो। हाँ, एक सूरत में सी की नेबरहुड में फंक्शन ज़रूर बाउंडेड हुआ करते हैं। वो सूरत कौन सी है? वो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, और वो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर ए आर का कोई सबसेट हो और फंक्शन एफ ए से आर पर डिफाइन हुआ हो और सी जो है वो आर में से कोई पॉइंट हो और उस सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। सी आर में से लिया है, सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। क्या मतलब है? इसका मतलब है बेसिकली सी जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है, और जब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी सॉल्व करते हैं तो उसका कोई ना कोई आंसर आ जाता है हमारे पास। ऐसी सूरत में कंफर्म है कि सी के नेबरहुड में जो है फंक्शन बाउंडेड होगा। देन एफ इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि डोमेन के हर लिमिट पॉइंट के ऊपर उसके नेबरहुड में बाउंडेड हो। फंक्शन हो भी सकता है लिमिट पॉइंट के ऊपर उसके नेबरहुड में बाउंडेड, और नहीं भी हो सकता। ये थ्योरम गारंटी दे रहा है हमें कि कोई फंक्शन f जो है वो पॉइंट c के नेबरहुड में बाउंडेड होगा अगर c लिमिट पॉइंट हो और लिमिट x अप्रोचेस टू c जो है f(x) की वो एग्जिस्ट कर रही हो। यहाँ पे हमें इस थ्योरम में गिवन ये है कि c जो है वो डोमेन का लिमिट पॉइंट है, और हमें गिवन ये है कि c पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हमने साबित ये करना है कि c के नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड है, और c के नेबरहुड में बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा और एक पॉजिटिव m ढूंढने हैं कि जब भी हम x डोमेन में से लें और c के डेल्टा नेबरहुड में से लें तो उन सारे x के ऊपर f(x) का मॉडुलस जो है पॉजिटिव नंबर m से लेसर इक्वल आए। ये काम हम करना चाहते हैं, और इस काम को करने के लिए हम लिमिट की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं कि फंक्शन की c पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, से वो लिमिट L है। कब? जब हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिल जाए कि जब भी आप x डोमेन में से लें और वो x लें कि x माइनस c का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस हो, तो f(x) माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आता है। हमारे पास जो फंक्शन f(x) है उस फंक्शन f(x) के लिए c पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और हमें c के नेबरहुड में उसको बाउंडेड प्रूफ करना है। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि ये जो इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, इसको एक फिक्स एप्सिलॉन के लिए लेंगे, और उस फिक्स एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें डेल्टा मिलेगा वही डेल्टा हमारा c का नेबरहुड बनाएगा, v डेल्टा c, जिसमें फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमारे पास फंक्शन की लिमिट c पर एग्जिस्ट कर रही है, सपोज कर लेते हैं कि c पर फंक्शन की लिमिट का आंसर L है, और अब इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम एक फिक्स्ड एप्सिलॉन ले लेते हैं। आप कोई सा भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो एप्सिलॉन 1 लिया है।
अगर हम पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन को 1 लेते हैं तो हमें मिलेगा एक पॉजिटिव डेल्टा। किस खूबी के साथ कि जब भी आप x डोमेन में से लेंगे और वो सारे x लेंगे जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस हो, तो fx माइनस एल का मॉडुलस 1 से लेस आएगा। c के ऊपर क्या होगा आंसर, ये हमें फ़िलहाल मालूम नहीं है। आपको याद होगा जब हम c डोमेन में से लिमिट पॉइंट लेते हैं तो वो c हो सकता है डोमेन में शामिल हो और हो सकता है वो c डोमेन में शामिल ना हो। अगर c डोमेन में शामिल है तो फिर c के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और अगर c डोमेन में शामिल नहीं है तो फिर c के ऊपर f ऑफ c एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमें अब प्रूव ये करना है कि f ऑफ x का जो मॉडुलस है वो हमेशा लेसर इक्वल टू सम नंबर m है। जब भी मैं x कहाँ से लूँ, जब भी मैं x c की नेबरहुड में से लूँ, और कौन से नेबरहुड में से लूँ, c के डेल्टा नेबरहुड में से लूँ। ये जो डेल्टा मुझे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिला है। fx का मॉडुलस हल करते हैं और इसको किसी नंबर से लेसर इक्वल करते हैं उन x के लिए जो c की डेल्टा नेबरहुड में मौजूद हैं, जिनके लिए ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है उनके लिए ये रिज़ल्ट भी होल्ड कर रहा है। ऐसा करते हैं, अपने पास से बीच में l को माइनस और प्लस कर लेते हैं। fx का मॉडुलस हल कर रहे हैं, अपने पास से अपनी जेब में से निकाल के l को माइनस भी कर लिया और प्लस भी कर लिया, और इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। इन दो नंबर्स के डिफरेंस को x और इसको y एज्यूम करते हुए, हमें याद है x प्लस वाई का मॉडुलस लेसर इक्वल टू x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस हुआ करता है, तो fx का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया fx माइनस l का मॉडुलस प्लस l का मॉडुलस, और fx माइनस l का मॉडुलस जो है वो 1 से लेस है। तो fx का मॉडुलस जो है यहाँ पे इसकी जगह बड़ा नंबर 1 लिखने पे 1 प्लस l के मॉडुलस से लेसर इक्वल है। और ये किन किन x के लिए है, ये उन सारे x के लिए है जो v डेल्टा c में से और a में से हैं और c नहीं है। ये जो लिमिट की डेफिनेशन है इसमें हम x को c पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, c के अलावा पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं। क्या v डेल्टा c नेबरहुड में से हर x लेकर fx का मॉडुलस इस नंबर से लेसर इक्वल हो गया है? अगर तो हो चुका है तो इसी नंबर को हम m ले लेते हैं और हमारे पास प्रूव हो गया है कि fx जो है वो c के नेबरहुड में बाउंडेड है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तमाम x के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर गई है, लेकिन c के अलावा वाले x के लिए, c के लिए बात रह गई है। हो सकता है c के ऊपर हमें fc की ज़रूरत ही ना पेश आए, और हो सकता है ज़रूरत पेश आए। कब? अगर तो c a में हुआ तो c के ऊपर हमें fc निकालना होगा, और अगर c a में ना हुआ तो फिर हम fc निकाल ही नहीं सकते हैं। फिर यही हमारे लिए m है, और हम प्रूव कर चुके हैं कि जो फंक्शन है वो c के नेबरहुड में बाउंडेड है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए दो केसेस कर लेते हैं कि अगर तो c a में नहीं है तो इसी नंबर को m कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगर c a में है तो फिर c का मसला रह गया है। f ऑफ c का मॉडुलस हो सकता है इस नंबर से लेस हो सकता है इस नंबर से लेस ना हो। ऐसी सूरत में हम अपना m पुट कर लेते हैं f ऑफ c के मॉडुलस और 1 प्लस l के मॉडुलस में से बड़े वाले नंबर को। अगर हम इन दो में से बड़े वाले नंबर को m ले लेंगे तो फिर किसी भी x पे f ऑफ x हल करेंगे, वो x c हो या c के नेबरहुड में हो, f ऑफ x का मॉडुलस हमेशा उस m से लेसर इक्वल आएगा। तो m को या तो हम 1 प्लस l का मॉडुलस ले लें, या m को हम fc के मॉडुलस और 1 प्लस l के मॉडुलस में से बड़ा वाला नंबर ले लें। तो ऐसा m लेने के बाद मेरे पास जो fx का मॉडुलस है हमेशा m से लेसर इक्वल है। जब भी मैं x कहाँ से लूँ, डोमेन में से और c के डेल्टा नेबरहुड में से। उन तमाम x के लिए जो c के डेल्टा नेबरहुड में हैं और a में हैं, उनके लिए fx का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m आ रहा है। और क्या नतीजा निकला? यही तो डेफिनेशन है किसकी, फंक्शन के बाउंडेड होने की c के नेबरहुड में। नतीजा ये निकला कि जो फंक्शन fx है वो ऑन अ नेबरहुड ऑफ c बाउंडेड है। और जब भी कोई फंक्शन a से r पर डिफाइन हो, c a का
लिमिट पॉइंट हो, C के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर C के किसी ना किसी एक नेबरहुड में फंक्शन ज़रूर बाउंडेड हुआ करता है। आइंदा से हमने इस बात को याद रखना है और इस बात का इस्तेमाल भी करना है। और नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि अगर AR का सबसेट हो, F और G दो फंक्शंस हों जो A से R पर डिफ़ाइन किए गए हों, और C फ़र्ज़ करें R का कोई पॉइंट हो जो कि A का लिमिट पॉइंट हो, और सपोज़ कर लें कि C पर फंक्शन F की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, उसका आंसर L हो, C के ऊपर फंक्शन G की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, उसका आंसर M हो, तो फिर अगर आप फंक्शन FG बनाएंगे तो फंक्शन FG की भी C पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो L इंटू M के इक्वल होगी। याद करवा दूं, FG फंक्शन का क्या मतलब है। FG फंक्शन जब किसी x पे ऑपरेट होता है तो इसका मतलब होता है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। और हमने यहाँ प्रूव ये करना है कि अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू c हल करूँ एफ एक्स इंटू जी एक्स की, तो मैं उसको लिख सकता हूँ l इंटू एम, और l लिखने का मतलब है कि मैं उसको लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स, और m लिखने का मतलब है मैं लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू c जी एक्स। जब भी मेरे पास दो फंक्शंस हों, दोनों की c पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो उनके प्रोडक्ट की लिमिट को हम अलग अलग लिखकर हल कर सकते हैं। अगर f की c पर लिमिट का आंसर l हो, g की c पर लिमिट का आंसर m हो, तो उनके प्रोडक्ट वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर l इंटू m होता है, जो कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू c जी एक्स के इक्वल है। हमें इस थ्योरम में दो बातें गिवन है। एक बात ये गिवन है कि एफ एक्स की c पर लिमिट l है, दूसरी बात ये गिवन है कि जी एक्स की c पर लिमिट m है, और प्रूव ये करना है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स की c पर लिमिट l इंटू m है। और ये भी गिवन है कि c जो है वो डोमेन का एक लिमिट पॉइंट है। और लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है ये हमें याद है। ये इनक्वालिटी f के लिए भी होल्ड कर रही है, ये इनक्वालिटी g के लिए भी होल्ड कर रही है, और f इंटू जी के लिए इस इनक्वालिटी को हमने प्रूफ करना है। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लेकर हम एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ सकते हैं कि जब भी x हम डोमेन में से लें और वो x लें जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस हो, तो एफ एक्स जी एक्स माइनस एल एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए हम दरमियान में इस्तेमाल करेंगे अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ किया था कि c अगर फंक्शन की डोमेन का लिमिट पॉइंट हो और c पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो हमारे पास एक नेबरहुड c का मौजूद होता है जिस नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होता है। और चूंकि हमने ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है तो हम ऐसा करते हैं कि कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं और इसको एप्सिलॉन से लेस प्रूफ करने के लिए इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हम बनाना चाहते हैं एप्सिलॉन से लेस। ऐसा करते हैं कि इसमें एक नंबर अपने पास से माइनस और प्लस कर लेते हैं। हम इसमें एफ एक्स इंटू एम को माइनस भी कर रहे हैं और एफ एक्स इंटू एम को प्लस भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें जी एक्स इंटू एल को माइनस और प्लस करके भी रिज़ल्ट बना सकते हैं। अगर हम इसमें एफ एक्स इंटू एम को माइनस और प्लस करें और उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल कर लें ट्रायंगुलर इनक्वालिटी का इन दो टर्म्स के डिफरेंस को x लेते हुए और इन दो टर्म्स के डिफरेंस को y लेते हुए, और हमें याद है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी कि x प्लस वाई का मॉडुलस लेसर इक्वल हुआ करता है x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस से। तो मेरे पास एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एम का मॉडुलस प्लस एफ एक्स इंटू एम माइनस एल एम का मॉडुलस। यहाँ पे ये जो मेरे पास फर्स्ट मॉडुलस है राइट साइड पे, इसमें से मैं एफ एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, तो एफ एक्स का मॉडुलस इंटू जी एक्स माइनस एम का मॉडुलस, और जो सेकंड मॉडुलस है इसमें से मैं एम को कॉमन ले सकता हूँ, एम मॉडुलस इंटू एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस।
और चूंकि मैं जी एक्स माइनस एम के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ, एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे गिवन है कि जो जी एक्स की लिमिट है वो सी पर एम है और एफ एक्स की जो लिमिट है वो सी पर एल है। तो इसलिए यहाँ से मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन से लेस कर सकूँगा। बस एक छोटी सी गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है, ये एफ एक्स का मॉडुलस। अगर यहाँ पे एफ एक्स के मॉडुलस की जगह कोई एक फ़िक्स नंबर आ जाए तो फिर मैं कर सकता हूँ। याद रहे, जब मैं एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ, तो एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उस एक्सप्रेशन को भी मैं हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस के साथ एक कांस्टेंट नंबर m मल्टीप्लाई हो गया है। अगर एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है तो इसके साथ m मॉडुलस मल्टीप्लाई करके इसको भी हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। जब हम जी एक्स माइनस एम के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं तो जी एक्स माइनस एम के मॉडुलस के साथ अगर यहाँ कोई एक फ़िक्स नंबर आ जाए तो उस प्रोडक्ट को भी हम हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आ गया है एफ एक्स का मॉडुलस। इस एफ एक्स के मॉडुलस को मैं चाहूँगा किसी एक नंबर से चेंज करना, और कर सकता हूँ। क्यों चेंज कर सकता हूँ? हमने लास्ट स्लाइड पे जो थ्योरम प्रूफ किया है उसके मुताबिक जब लिमिट एक्सपोजेस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट करती हो तो सी के नेबरहुड में आप एफ एक्स के मॉडुलस को किसी एक नंबर से लेसर इक्वल बना सकते हैं। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लिमिट एक्सपोजेस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, सो क्या होगा? तो हमारे पास जो है एक पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, उस डेल्टा को मैं डेल्टा 1 कह रहा हूँ, और एक पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करेगा कि जब भी आप x डोमेन में से लेंगे और वो x लेंगे जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा 1 से लेस होगा, यानी c के नेबरहुड के पॉइंट्स लेंगे तो एफ एक्स का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m होगा। अगर इस इनक्वालिटी में भी हम वो डोमेन के पॉइंट्स ले लें जिन डोमेन के पॉइंट्स के लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा 1 से लेस हो, तो यहाँ पे उस सूरत में एफ एक्स मॉडुलस की जगह उससे ग्रेटर और इक्वल नंबर m रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं x डोमेन में से वो x जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा 1 से लेस हो, तो उस सूरत में 1 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम एफ एक्स मॉडुलस की जगह उससे ग्रेटर और इक्वल नंबर m लिख रहे हैं। तो एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया m इंटू जी एक्स माइनस एम का मॉडुलस प्लस m मॉडुलस इंटू एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस। और अब मैं इसको भी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूँ और इसको भी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूँ। अगर इन दोनों को मैं हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूँ तो इनके सम को, यानी इस एक्सप्रेशन को भी मैं हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस कर सकता हूँ। क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा कि हम एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर लेंगे। इसको किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस करने के लिए हम ख़ास एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन ओवर m, और इसको हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस करने के लिए हम अपना एप्सिलॉन जो है वो चूज़ करेंगे एप्सिलॉन ओवर m का मॉडुलस। एप्सिलॉन ओवर m का मॉडुलस जो है पता नहीं पॉजिटिव नंबर होगा या नहीं होगा। एप्सिलॉन ओवर m जो है वो यकीनन पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास m पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, तो एप्सिलॉन ओवर m भी पॉजिटिव नंबर है। लेकिन एप्सिलॉन ओवर m का मॉडुलस पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है m का मॉडुलस 0 हो, तो एप्सिलॉन ओवर m का मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव नंबर ना बने, वो अनडिफाइंड नंबर बन जाए। हम ऐसा करते हैं, m मॉडुलस और कैपिटल M में से बड़े नंबर को चूज़ कर लेते हैं, यकीनन वो पॉजिटिव होगा। फिर हम एप्सिलॉन ओवर उस नंबर को पॉजिटिव नंबर लेते हुए प्रूफ कर पाएंगे। हम ऐसा कर रहे हैं कि कैपिटल M और M के मॉडुलस में से जो बड़ा नंबर है उसका नाम M1 रख रहे हैं। अगर M1 इन दोनों में से बड़ा नंबर है, राइट साइड ग्रेटर और इक्वल है, इन दोनों की जगह राइट साइड पे इनसे बड़ा नंबर रिप्लेस कर लेंगे तो हमारी इनक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, इनक्वालिटी ट्रू रहेगी। एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम का मॉडुलस जो है वो लेसर इक्वल हो गया M1 इंटू जी एक्स माइनस एम का मॉडुलस प्लस M1 इंटू एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस। और ये किन x के लिए है? ये उन सारे x के लिए है जो a में से हैं और जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा 1 से लेस है।
और बनाना क्या चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ एफ जी एक्स माइनस एल एम के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस, और उसके लिए मैं एम वन इंटू जी एक्स माइनस एम के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस बनाऊँगा, एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस इंटू एम वन को एप्सिलॉन से लेस बनाऊंगा, और इस्तेमाल करूंगा इस बात का कि लिमिट एक्सपोर्टेज टू सी एफ एक्स का आंसर एल है, लिमिट एक्सपोर्टेज टू सी जी एक्स का आंसर एम है। तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट, और वो पॉजिटिव एप्सिलॉन मैं ले रहा हूँ एप्सिलॉन ओवर 2m1, ये वाला m1 और 2 इसलिए क्योंकि फाइनली सम को मैंने एप्सिलॉन से छोटा करना है। तो एप्सिलॉन ओवर 2m1 के लिए हमें मिलेगा एक डेल्टा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इस फंक्शन के लिए भी एक डेल्टा मिलेगा और इस लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक डेल्टा मिलेगा। हो सकता है वो दोनों डेल्टाज एक दूसरे से डिफरेंट हों। तो इस लिमिट की दफ़ा जो डेल्टा मिलेगा उसका नाम से डेल्टा 2 रख रहा हूँ, और इस लिमिट की दफ़ा जो डेल्टा मिलेगा उसका नाम डेल्टा 3 रख रहे हैं। इस तरह का डेल्टा होगा कि जब भी आप एक्स ए में से लेंगे, और इसकी पहले बात कर लेते हैं कि x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा 2 से लेस होगा, तो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर 2m1 से लेस होगा। और gx की लिमिट की दफ़ा जब भी आप x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा 3 से लेस लेंगे तो gx माइनस m का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर 2m1 से लेस होगा। ये इनक्वालिटी हर एप्सिलॉन के लिए बनाई जा सकती है क्योंकि fx की लिमिट जो है वो l है और gx की लिमिट c पर जो है वो m है, और मैंने एक ख़ास एप्सिलॉन के लिए बनाई है एप्सिलॉन ओवर 2m1 के लिए। एप्सिलॉन मैंने स्टार्ट में आर्बिट्रेरी लिया था, एप्सिलॉन ओवर 2m1 इस वक्त जो है अकॉर्डिंग टू डैट एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन ओवर 2m1 के लिए हमने ये इनक्वालिटीज़ बना ली हैं। अब अगर हम इस इनक्वालिटी और इस इनक्वालिटी को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रूव कर पाएंगे एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। मुझे इस्तेमाल करना है इन तीनों इनक्वालिटीज़ को। ये इनक्वालिटी उन x के लिए होल्ड कर रही है जो डोमेन में से हैं और जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर डेल्टा 2 से लेस है। ये इनक्वालिटी उन x के लिए होल्ड कर रही है जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा 3 से लेस है, और ये इनक्वालिटी उन x के लिए होल्ड कर रही है जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है। और सारी इनक्वालिटीज़ में ये भी है कि x कहाँ से होने चाहिए, a से होने चाहिए। कौन से x होंगे जिनके लिए तीनों होल्ड करेंगी? बिल्कुल हम इसको पहले अच्छी तरह से देख चुके हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट इनक्वालिटीज़ हों, एक x माइनस सी के मॉडुलस डेल्टा 1 से लेस के लिए होल्ड करती हो, दूसरी x माइनस सी के मॉडुलस डेल्टा 2 से लेस के लिए होल्ड करती हो, और सो ऑन जितने भी हों, तो उनमें से वो इनक्वालिटी सब के लिए होल्ड करेगी जब हम डेल्टा को मिनिमम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से मिनिमम वाले नंबर को डेल्टा कह रहे हैं। इस डेल्टा के लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी, ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी और ये वाली इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी। यहाँ पे डेल्टा 1 है तो इस डेल्टा के लिए होल्ड करेंगी। हमारे पास 2, 3 और 4 तीनों का करते हैं इस्तेमाल। और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब भी हम x डोमेन में से लेंगे और x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा तो एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम का मॉडुलस क्या बनेगा? तो एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम का मॉडुलस लेस बन जाएगा। जी एक्स माइनस एम के मॉडुलस की जगह उससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन ओवर 2m1 लिख लिया। इस इनक्वालिटी में एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस की जगह उससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन ओवर 2m1 लिख लिया। इन दोनों में m1 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2, और वो ऐड होके एप्सिलॉन बन गया। और हम जो प्रूफ करना चाहते थे वो हमने प्रूफ कर लिया है। क्या प्रूफ करना चाहते थे? हम चाहते थे कि पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ढूंढ लें पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम x डोमेन में से लें और x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस हो तो एफ एक्स जी एक्स माइनस एल एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। यही बात हम प्रूफ कर चुके हैं। हमने पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था
और एक हमने पॉजिटिव डेल्टा ढूंढा है जो कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से मिनिमम नंबर है कि जब भी हम x डोमेन में से लेते हैं और x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस लेते हैं तो एफ जी ऑफ x माइनस एल एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आता है। और इसके प्रूफ करने का नतीजा ये निकला कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ जी ऑफ x का आंसर l इंटू एम है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स इंटू जी ऑफ x का आंसर l इंटू एम है। यही बात हम प्रूफ करना चाहते थे। अगर हमारे पास फंक्शन f(x) की लिमिट l हो, फंक्शन g(x) की लिमिट c पर m हो, तो फंक्शन f(x) g(x) की लिमिट l इंटू m हुआ करती है। और ये जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है, जब हम क्वेश्चंस की लिमिट सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम किया ये करते हैं कि जब हमने प्रोडक्ट की लिमिट हल करनी हो तो हम लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c g(x) लिख लेते हैं और दोनों की लिमिट्स का जो आंसर आता है वो लिख के उसको मल्टीप्लाई करके f(x) इंटू g(x) की लिमिट हल कर लिया करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल करते हैं, जब भी हमने प्रोडक्ट की लिमिट हल करनी हो तो अलग अलग करके हल कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अलग अलग करने के बाद जो फंक्शंस बन रहे हैं उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अगर उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो फिर क्या करते हैं? ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमने लिमिट हल कर x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1/x की, इस थ्योरम के मुताबिक हमारी ख्वाहिश होगी कि हम लिमिट को अलग अलग कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x की। इसकी लिमिट का आंसर 0 है और इसकी लिमिट का आंसर क्या है? हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूफ कर चुके हुए हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी लिमिट का आंसर 0 और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ओवरऑल इस फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या लिखें? इस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो सकता है आप सोच रहे हो कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाता है, इसका आंसर 0 लिख लेते हैं। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें यकीनन आंसर 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये नंबर हमारे पास मौजूद ही नहीं है, इसकी तो लिमिट का कोई आंसर ही नहीं है। ऐसी सूरत में फिर क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम लिमिट को हल करने का कोई दूसरा तरीका सोचेंगे, किसी दूसरे तरीके से लिमिट को हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे, वो आइंदा लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस इस नोट के साथ एंड कर रहा हूँ कि लिमिट अगर प्रोडक्ट की हल कर रहे हों तो अलग अलग करके हल कर सकते हैं, इस शर्त के साथ कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अगर एक की लिमिट एग्जिस्ट करती हो और एक की लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो 0 इंटू डज नॉट एग्जिस्ट को 0 नहीं लिख देना है, उसको हल करने के लिए किसी दूसरे तरीके का सोचना है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।